नमस्कार, सभी का अभिवादन। और आज हम फिर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को और वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, कल जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तर देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले, सुरती की उष्मा से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? सुरती की उष्मा से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? तो ये कालीबंगा की सभ्यता में मिला है, सुरती की उष्मा से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य। यानी एक तरह का, जिसको आम भाषा में हम कजावा कहते हैं ना, वही। आग कब्रिस्तान का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? कालीबंगा की सभ्यता में कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? कालीबंगा की सभ्यता में खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य मिला है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को कहा गया है? यानी कौन सा पुरातात्विक स्थान है जिसको सिंध का नखलिस्तान बाग कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। कांस्य नर्तकी का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? कांस्य नर्तकी मोहनजोदड़ो की सभ्यता से कांस्य नर्तकी का अवशेष प्राप्त हुआ है। यानी कांस्य की मूर्ति मिली है जो एक नर्तकी की है। योगी चित्रित मुहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। योगी चित्रित मुहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये खोज कहाँ पर हुई? लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापना और तोलना भी जानते थे, और ये खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। 4 वर्गों में विभाजित था, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है और सिंधु सभ्यता कहाँ है। भाई देखो, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों चीजें देख लीजिएगा। विकसित कुटीर उद्योग का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला? कालीबंगा की सभ्यता में मिला विकसित कुटीर उद्योग का साक्ष्य। शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य, यानी शहर है वो दुर्ग से घिरा हुआ था, का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला है? तो कालीबंगा की सभ्यता में मिला है दुर्गीकृत होने का साक्ष्य। मातृ देवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव किस सभ्यता में देखा गया है? कालीबंगा की सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियों का संपूर्ण रूप से अभाव है, यानी मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना का प्रमाण नहीं मिला है? विष्णु की उपासना का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना का प्रमाण नहीं मिला है? विष्णु की उपासना का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे देवियों और देवताओं दोनों की, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। मातृ देवी की मृण मूर्ति का, यानी मिट्टी की मूर्ति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुआ है मातृ देवी की मृण मूर्ति का अवशेष। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी वो सर्वश्रेष्ठ थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल और रोपड़, 2 बंदरगाह थे। लोथल और रोपड़ दोनों बंदरगाह थे। अगला प्रश्न अपना है, चलिए, लिंगीय प्रस्तर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ लिंगीय प्रस्तर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर का अवशेष मिला है?
नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा निवासी किसकी खेती करते थे? किसकी खेती नहीं करते थे? हड़प्पा निवासी किसकी खेती नहीं करते थे? ईख और दलहन। ईख कहते हैं गन्ने की, और दलहन की खेती नहीं करते थे। तो शायद ये दलहन वाला कम समझ में आता है। दलहन की तो खेती सदा से जारी थी। तांबे का ढेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। तांबे का ढेर का अवशेष। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था? शैल खड़ी। ये एक तरह की मिट्टी होती है और इसका मुद्राओं के निर्माण के रूप में प्रयोग किया गया था। भाई मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते थे ना, वैसी एक चिकनी मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य के बर्तन ज्यादा चलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों से बनाए जाते थे घर। चलिए, कुबड़दार तांबे के बैल का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। यानी ऐसा बैल जिसके कुबड़ थी, थुई जिसको बोलते हैं ना ऊपर। पुरोहित आवास का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ पुरोहित का आवास। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता की यह समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटता। सुरकोटता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटता से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा। अगला क्वेश्चन अपना है, महाविद्यालय भवन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ। महाविद्यालय भवन का अवशेष मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। अगर अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण हैं? तो तांबा, टिन और कांस्य। तीन चीजें मिली हैं, तांबा, टिन और कांस्य। सिंधवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों चीनी तो उस समय थी नहीं, और गुड़ बनाने का प्रचलन थोड़ा बाद में हुआ होगा। तो शहद का प्रचलन काफ़ी पहले से था, क्योंकि ये प्राकृतिक है, मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया, एक तरह से प्राकृतिक माना जाता है। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु के बदले वस्तु देना था। पैसे का लेन देन शायद नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली, यानी जल निकास प्रणाली थी वो शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा से पहले से 1750 ईसा पूर्व ये सभ्यता थी। मतलब लगभग ये मानिए 5000 साल पहले। सभा भवन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। सभा भवन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है सभा भवन। ये प्रश्न कल भी आ गया था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले? सिंधु कालीन स्थल चनौदड़ो में मिले हैं, चनौदड़ो में। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? सीधी सी बात है, हल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता।
फाख्ता को पवित्र पक्षी मानते थे। कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली थी कपास के उपज की पहली जानकारी। स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये देखना, ये पीटीटी में भी पूछा गया था, स्वास्तिक वाला। हड़प्पा सभ्यता के लोग भी स्वास्तिक का प्रयोग करते थे। हाथी का कपाल खंड का विशेष नहीं अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी अवशेष के स्थान पर कई जगह विशेष लिखा गया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से, तो हाथी के कपाल खंड का अवशेष, एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ हाथी का कपाल खंड। राजमुंदाक का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है राजमुंदाक का। चलिए, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? मातृ देवी तथा पशुपति की आराधना की जाती थी। हड़प्पा में मातृ देवी और पशुपति की आराधना की जाती थी। आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। याद रखिएगा, टेराकोटा कहा जाता था आग से पकी हुई मिट्टी को, टेराकोटा। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था, मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? चनुद्रो में मनका निर्माण की फैक्ट्री स्थित थी, चनुद्रो में। नेक्स्ट है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज का प्रचलन था। शतरंज यानी चौपड़, चौपड़ का प्रचलन था। चौपड़ी थी शतरंज एक तरह की, तो पुराने बुजुर्ग चौपड़ खेलते थे, तो यह वर्षों से चली आ रही है। चग्गार, चौपड़ ये शतरंज के ही रूप हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। तो सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। नाव का चित्र अंकित मोहरे का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नाव का चित्र अंकित मोहर मिली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्तंभ युक्त भग्नावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। खंबा, और खंबा है जो मकान है, और मकानों में खंबे का प्रयोग है, और वो टूटा फूटा अवशेष मिला है खंबे का। हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। अलग अलग विचारकों ने माना है, तो लगभग 5000 साल पहले। 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मान लो, चाहे 2500 ईसा पूर्व से 1750। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर दूरी में फैला है? देख लीजिएगा, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? मोहनजोदड़ो की 1922 में राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, 1922 राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था हड़प्पा सभ्यता का। चलिए, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? दयाराम साइनी ने। हड़प्पा की तो खुदाई की दयाराम साइनी ने, और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखालदास बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट, हल का प्रारूप का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से हल का नमूना मिला है, प्रारूप का अवशेष। जहाज की आकृति अंकित मोहर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जहाज की आकृति का अंकन किया गया है। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन, देखिए कि
कालीन व हड़प्पा के लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, जैसी कि आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलती है ग्रिड पद्धति। प्राचीन सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा के लोगों ने अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए यानी ग्रिड पद्धति अपनाई थी, और ये चंडीगढ़ में देखने को मिलती है ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र का हुआ है, हाथी का हुआ है, गैंडे का हुआ है, भैंसा हुआ है, हिरण का अंकन हुआ है। चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? मणि नहीं माना जाता है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, धान्य कोठार, यानी को सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है? तो ये विशाल अन्नागार, यानी अन्न का आगार, यानी अन्न जहां पर इकट्ठा किया जाता है, धान का कोठार है, उसको माना गया है। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। हड़प्पा की मोहरें वो सेल खड़ी से बनी हुई हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से हुई है। चलिए, कांस्य से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांस्य से निर्मित भैंस एवं भेड़ का साक्ष्य है और सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य है। अगला है, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं उस समय की। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावाद पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ये गुजरात प्रांत में हुई थी सबसे अधिक स्थलों की खोज। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, बहुत बड़ा स्नानागार। चलिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ, पकाने पर लाल ही होता है। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? बाढ़ द्वारा विनाश, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ये बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों में अलंकरण किस स्थान पर मिला? यानी ईंट है वो अलंकृत ईंटें, ईंटों को यानी एक तरह से अलंकृत किया गया, सजाया गया है, उस पर चित्रकारी की गई है, कालीबंगा में मिली है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। चलिए, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, काफी मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी, ये टेराकोटा यानी पकाया जाता था, उनको पका करके सेलखड़ी से बनती थी और टेराकोटा का प्रयोग किया जाता। अनेक जलाशयों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? धोलावीरा से प्राप्त हुआ, जलाशय यानी कुंड। निर्माण में पत्थर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? धोलावीरा में पत्थर मिले हैं, कि भवन निर्माण में पत्थरों का साक्ष्य वो धोलावीरा में मिला है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? बर्तनों के प्रमाण मिलने के कारण से, बर्तनों के प्रमाण मिलने के कारण से। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? हड़प्पा को ही खोजा गया था सबसे पहले। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा को ही खोजा गया था।
प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल यानी बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर है पतन, बंदरगाह को कहते हैं, पतन नगर लोथल था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है, सीधा सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हड़प्पाकालीन समाज है वो 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पत्थर पर चमकीला पालिश का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है पत्थर पर चमकीली पालिश करने का अवशेष। चलिए, त्रिस्तरीय नगर नियोजन का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर नियोजन का अवशेष प्राप्त हुआ है। हड़प्पा प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंस का चित्रण किया गया, भैंसा का चित्रण किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। देखिए, यही अंतर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। यानी अनाज संग्रहण करने का जो बड़ा कोठार है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के आधार पर लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि था। तो अवशेषों के आधार पर ये पता चलता है कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेती करना था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? बालाकोट भारत में नहीं है हड़प्पा सभ्यता का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो धोलावीरा स्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत के सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा स्थान है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है प्राचीन सिंधु सभ्यता को। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे था। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे। हड़प्पा निवासी कहाँ के? फिनिशिया के। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था प्रधान बंदरगाह। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। मातृ देवी और शिवलिंग। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को पवित्र मानते थे। श्वेत पालिस्तार पाषाण खंड का सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से पत्थर पर पालिश का जो अवशेष है वो मिला है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में है जो काफी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुई है। धोलावीरा से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग सभ्यता थी। ताम्र युग सभ्यता हड़प्पा ताम्र युग थी, ध्यान रखना। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों या नगरों के विनाश के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। चलिए, सूती कपड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं सूती कपड़े के अवशेष। नेक्स्ट है सीपी पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त? सीपी का पैमाने का अवशेष लोथल से प्राप्त हुआ है सीपी पैमाने का। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा युग के स्थलों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में? गुजरात में। 3 बार आ गया ये प्रश्न। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? 4 बार आ गया। लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से। एक खिलौना जिस पर एक व्यक्ति दो पहियों पर खड़ा है
के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर प्राप्त है। एक खिलौना जिस पर व्यक्ति दो पहियों पर खड़ा है, दो पहियों पर खड़ा है, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो दो पहियों पर खड़ा है एक व्यक्ति, तो वो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? जौ एवं गेहूं थी। चलिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहां पर स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर सभ्यता है वो कहां पर है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? सर जॉन मार्शल ने, ये इसके डायरेक्टर थे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? शैलखड़ी से बनी थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति, जिसको कहते हैं। मन के बनाने का कारखाना के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं मन के बनाने का। गोदीबाड़ा पूर्वी खंड में स्थित के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं गोदीबाड़ा के। चलिए, मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर स्थित था मांडा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है रोपड़। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से चलता है जल प्रबंधन का पता, धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। स्वाभाविक है, लाल रंग से पकाने पर होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी। आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। चावल व बाजरा की भूसी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। पारस की मोहरों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लोथल से मिले हैं पारस की मोहरों के अवशेष। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लोथल से मिले हैं अग्नि पूजा संबंधी जानकारी। आग की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, याद हो गया होगा ये तो। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का हुआ है। सबसे ज्यादा बैल का यानी उत्कीर्ण किया गया है, बैल को। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है, और भी भारत में ही स्थित है। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा की संस्कृति में। चलिए, युग्मित समाधियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से मिले हैं? लोथल की सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट है, चिमनी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? लोथल से मिला चिमनी का साक्ष्य। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा की सभ्यता की खोज। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। ये 3 बार आ गया प्रश्न। नकली स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से मिला है। अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं, 3 बार आगे। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव का चित्र अंकित था। चलिए, स्केल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से मिला स्केल का साक्ष्य। चलिए, हाथी दांत का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला? ये भी लोथल से मिला हाथी दांत का साक्ष्य भी। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। चलिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे घर। चलिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात था। सिंधु की घाटी सभ्यता का प्रमुख कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में है। चलिए जी, नेक्स्ट फटाफट पढ़ें। घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां
अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियों के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सिंधु की सभ्यता का काल माना जाता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले घोड़े के अवशेष। चलिए, राजमुंदा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से मिले राजमुंदा के अवशेष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नाव का चित्र अंकित मोहरों का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से? लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा? पतन नगर बंदरगाह लोथल है, बंदरगाह स्थल लोथल को माना जाता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? खोज कहाँ पर हुई? पैमाने, हड़प्पा में हुई थी पैमाने। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। बहुत बार प्रश्न आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। आटा पीसने की चक्की के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से मिले हैं आटा पीसने की चक्की। और आटा पीसने की चक्की कौन सी? पत्थर वाली, हाथ से घुमाने वाली। सिंधु घाटी का बंदरगाह क्षेत्र कौन सा? लोथल। याद हो गया होगा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? शिव और शक्ति की पूजा से मिलता है, शिव और शक्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की, यानी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। बंदरगाह नगर लोथल कई बार आ गया। शतरंज का बोर्ड के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए? लोथल से मिले शतरंज बोर्ड के अवशेष। चौपड़ पासा। चावल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोथल से मिला चावल का साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए फटाफट, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति की उपासना करते थे, पशुपति शिव की। टेराकोटा का बना गोरिल्ला का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। टेराकोटा का बना हुआ गोरिल्ला का अवशेष। मम्मी की आकृति का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ मम्मी की आकृति का अवशेष। तांबे का कुत्ते का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से। तांबे का कुत्ते का अवशेष मिला है। चलिए, जहाज की आकृति का अंकित मोर का अवशेष कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से मिला जहाज की आकृति अंकित। घोड़े की मरण मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े की मरण मूर्तियों के अवशेष लोथल से मिले हैं। बत्तख के का चित्रण के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। बत्तख के चित्रण का अवशेष मिला, बत्तख का चित्र मिला है। चक्की और बर्मा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? लोथल से चक्की मिली है, बर्मा। चलिए, मिट्टी टेरिकोटा का जहाज के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। चलिए जी नेक्स्ट, ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मकान का अवशेष उल्टा ही है, ये प्रश्न उल्टा है। लोथल से मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आमतौर पर मकान हैं, उनका दरवाजा है वो सड़क की विपरीत दिशा में खुलता था, लेकिन यहाँ पर सड़क पर खुलता है। कांसे की छड़ का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिला है? लोथल से। कांसे की छड़। शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता लोथल से प्राप्त हुआ है। शतरंज का खेल चौपड़ पासा। बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ और लोथल से भी। माल गोदाम का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ, लोकल नहीं लोथल। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्थल के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को माना जाता है? लोथल को माना जाता है उत्तर हड़प्पा स्थल के रूप में। चलिए, कब्रिस्तान का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुआ? लोथल से। कब्रिस्तान का साक्ष्य भी मिला है। चिकित्सकीय उपचार खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिला है? लोथल से, यानी खोपड़ी की शल्य क्रिया का अवशेष मिला है। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी के सादर जार पर चित्रकारी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर प्राप्त हुआ? लोथल में, यानी चिड़िया और नीचे लोमड़ी खड़ी है। बाजरे के दाने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर मिले हैं? लोथल में मिले हैं बाजरे के दाने, तो बाजरा तो प्रचलित था उस समय। चलिए, ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था प्रधान थी, कृषि प्रधान थी। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था वो कृषि प्रधान थी। तो वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में भूमि कितने प्रकार
भूमि के कितने प्रकार थे? ऋग्वेदिक काल में भूमि के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। उर्वा उर्वरा और खिलप। उर्वरा और खिलप 2 प्रकार थे। ऋग्वेदिक काल में भूमि पर स्वामित्व किसका होता था? भूस्वामी का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। तो ऋग्वेदिक काल में भूमि पर स्वामित्व भूस्वामी का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। ऋग्वेदिक काल में हल के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? वृक्क या लांगन शब्द का प्रयोग किया गया है हल के लिए। वृक्क या लांगन शब्द का प्रयोग। ऋग्वेदिक काल में सिंचाई मुख्य रूप से किन से की जाती थी? आवट और कुओं से सिंचाई की जाती थी ऋग्वेदिक काल में। चलिए, ऋग्वेद में बादलों को क्या कहा जाता था? पर्जन्य कहा जाता था बादलों को। वैदिक काल में जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था? जौ के लिए यव। वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में कृषि विषयक जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? प्रथम, चतुर्थ एवं 10वें मंडल में। तो कृषि संबंधी जानकारी है वो ऋग्वेद के प्रथम, चतुर्थ एवं 10वें मंडल में मिलती है। कृषि विषयक प्रक्रिया की पूरी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कृषि विषयक प्रक्रिया की पूरी जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में भूमि की माप की इकाई के रूप में किसका उल्लेख है? खिल्ले का उल्लेख है। ऋग्वेद में भूमि की माप की इकाई के रूप में खिल्ले का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में विनिमय का माध्यम कौन सा था? कौन सा पशु था? गाय, यानी आदान प्रदान करने का। चलिए, ऋग्वेद काल में पक्षियों को क्या कहा जाता था? वायव्य। वायव्य कहा जाता था पक्षियों को, वायव्य। चांदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में लोहे और तांबे के लिए कौन सा शब्द काम में आता था? अथर्ववेद में लोहे और तांबे के लिए, तो लोहे के लिए श्याम ऐस तथा तांबे के लिए लोहित ऐस काम में लिया जाता। श्याम ऐस तथा तांबे के लिए लोहित ऐस। उत्तर वैदिक काल में किन धातुओं का भी प्रयोग किया जाने लगा? सीसा, टिन आदि का। सीसा और टिन आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। एशिया माइनर स्थित बागाजकोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट प्रश्न है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। चलिए, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को। प्राचीन भारत में निशक किसको कहा जाता था? निशक। स्वर्ण मुद्राओं को निशक कहा जाता था। सोने की मुद्राएं होती थी उसको निशक कहा जाता था। वैदिक काल में करगा के लिए किस शब्द का प्रयोग लिया जाता था? तसर शब्द का प्रयोग किया जाता था करगा के लिए। चरखा जो इसको कहते हैं ना, करगा। बेजा भी से कपड़े बुनते थे। वैदिक काल में सोने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? हिरण्य। उस समय सोने से आभूषण और मुद्राएं बनाई जाती थी वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में सूत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया? तंतु। सूत के लिए तंतु, याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ माना गया? अफगानिस्तान में माना गया है काबुल नदी का स्थान। काबुल का नदी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने। वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यानी व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठिन, व्यापारियों के प्रधान को। वैदिक काल में तौल की प्रमुख इकाई क्या थी? कृष्णल थी तौल की प्रमुख इकाई। कौन से वेद में घुमंतु व्यापारियों का उल्लेख मिलता है? अथर्व वेद में घुमंतु व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मूल्य की इकाई के रूप में किसका प्रचलन था? शतमान व कृष्णल का प्रचलन था। शतमान और कृष्णल का।
चलिए, दाह संस्कार का सर्वप्रथम भारतीय महाद्वीप में दाह संस्कार का प्रचलन भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? स्वात घाटी में मिलता है दाह संस्कार का प्रचलन। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में दाह संस्कार का उल्लेख है? 5 सूक्तों में दाह संस्कार का उल्लेख है। गोत्र प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र प्रथा का उल्लेख। वैदिक काल में राजा के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्न रत्न कहा जाता था राजा के मंत्रियों को। मोस्ट क्वेश्चन है। आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? घोड़े और रथ का स्थान था। घोड़े और रथ का। वैदिक काल में घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता था? शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वैदिक काल में पशु बलि के प्रचलन का विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में पशु बलि का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण देवता थे परंतु उनकी स्वतंत्र देवता के रूप में पूजा नहीं की जाती थी? अग्नि देवता महत्वपूर्ण देवता थे लेकिन स्वतंत्र देवता के रूप में पूजा नहीं की जाती थी। आश्रम प्रणाली का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अंतारजी खेड़ा अंतारजी खेड़ा में से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा किस से संबंधित थी? सभा समिति मंत्री परिषद से संबंधित थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र व्यवस्था थी वैदिक युग में, गणतंत्र व्यवस्था। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? यानी 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। तो ये वैदिक युग में इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लुहार। यानी आर्य यानी दस्तकला जो आर्यों ने कभी काम में नहीं लिया। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन से 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल हैं उनको गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया? अथर्ववेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नृ जाति समूह को, यानी मानव जाति के समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। चलिए, आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। एशिया नहीं, एशिया से आए थे। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी। यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी रचित है। चलिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मोस्ट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। विदथ ये तीसरी संस्था है, सभा समिति और विदथ, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, वो प्रतिलोम विवाह है। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? जो को कहा जाता है यव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए व्रीहि। चलिए, मृदंग शब्द किसके लिए आता था? मृदंग, मर्दक, मृदंग नहीं मर्दक, मूंग के लिए मृदक। भास शब्द किसके लिए आता था? भास उड़द के लिए प्रयुक्त होता था भास शब्द वैदिक काल में। चलिए, गोधूम शब्द किसके लिए आता था? गोधूम गेहूं के लिए, यानी कहीं
गोधूली बेला नहीं समझ लेना, गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे। अथर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का सही अर्थ है पवित्र जादू। चार आश्रमों का प्रतिपादन किसने किया? जाबाली उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य ने किया था जाबाली उपनिषद में चार आश्रमों का प्रतिपादन। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र का उल्लेख मिलता है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? रचनाकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। प्राचीन व्याकरण। वैदिक काल के लिए कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। स्मृति यानी मनुस्मृति सबसे प्राचीन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती नदी को माना गया सबसे पवित्र नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? वैदिक समाज की। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र की स्तुति की गई थी। किस वेद में सभा को नस्त्य अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्व वेद में। यानी सामूहिक वाद विवाद व अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वो कहा गया अथर्ववेद में कहा गया सभा को। चलिए जी आगे बढ़ते। वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। संस्कार 16 होते हैं। कौन सा ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? मातृ ऋण। मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, 11वां वर्ण की। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित दूसर मृदभांड, चित्रित दूसर मृदभांड है। मिट्टी के बर्तन। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आए हैं? भगवानपुर से प्रकाश में आए हैं। भगवानपुर से। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया अधन्य। किस वैदिक लोक देवता को रतस्य गोप कहा गया? रतस्य गोप। वरुण को रतस्य गोप कहा गया। वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया? जल या समुद्र का देवता वरुण को माना गया। जल या समुद्र का देवता। 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। मनुस्मृति किस से संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को लिखा था। चलिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, परिचित थे आर्य। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? कुंभा क्रमू, यानी कुंभा और क्रमू नदी जो है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। पूर्व वैदिकारियों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिकारियों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद। चलिए, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया? यज्ञ विधि का वर्णन किया गया यजुर्वेद में। यज्ञ विधि का वर्णन। यजुर्वेद की भाषा क्या थी, यानी भाषा कौन सी थी? पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों प्रकार की भाषा है यजुर्वेद की, पद्य गद्य। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। चलिए, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया था।
चार्वाक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्वाक ने किया था। चार्वाक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्वाक ने किया था। योग दर्शन का प्रतिपादन योग दर्शन पतंजलि ने किया था। योग दर्शन का प्रतिपादन। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी ने प्रतिपादन किया था। पूर्व मीमांसा दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण ने प्रतिपादन किया था। उत्तर मीमांसा दर्शन। वैशेषिक दर्शन कणाद ने प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन का कणाद ऋषि ने। क्षत्र मंत्री के घर राजन किसकी पूजा करता था? क्षत्र मंत्री के घर सावित्री की पूजा करता था। सारथी के घर राजन किसकी पूजा करता था? वरुण की पूजा करता था। सारथी के घर राजा वरुण की पूजा करता था। महिषी के घर राजन किसकी पूजा करता था? बृहस्पति की पूजा करता था। महिषी के घर। पुरोहित के घर राजन किसकी पूजा करता था? बृहस्पति की पूजा करता था। पुरोहित के घर। प्रधान सेनापति के घर राजा किसकी पूजा करता था? प्रधान सेनापति के घर अग्नि की पूजा करता था। प्रधान सेनापति के घर। वैदिक काल में स्फटा किसे कहते हैं? गुप्तचर या दूत को स्फटा कहते थे वैदिक काल में। स्फटा। चलिए, वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। दुर्गपति को पूरब कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में संदेश ले जाने वाले को क्या कहा जाता था? पालागन कहा जाता था। संदेश ले जाने वाले को पालागन। वैदिक काल में बंटवारा करने वाले को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। वैदिक काल में बंटवारा करने वाले को भागदूत। चलिए, वैदिक काल में राजा के पास पासा खेलने वाले को क्या कहा जाता था? अक्षावप। अक्षावप कहा जाता था पासा खेलने वाले को। वैदिक काल में त्यागी की रानी के यहाँ पर राजा किस की पूजा करता था? नृरित की। वैदिक काल की छोटी सभा के सदस्य को क्या कहा जाता था? सुजान। छोटी सभा के सदस्य को। अथर्ववेद में छोटी सभा को क्या नाम दिया गया? नरिष्ठा नाम दिया गया था। समिति का अध्यक्ष कहलाता था। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष। वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी। चलिए, बूंदी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के दुर्ग का निर्माण राव देवा के वंशज राव बर सिंह ने करवाया था। राव देवा के वंशज राव बर सिंह ने। बूंदी के दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1354 में करवाया गया। बूंदी का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर स्थित है। छत्रसाल महल किस दुर्ग में है? बूंदी के दुर्ग में है छत्रसाल महल। यंत्रशाला बादल महल अनिरुद्ध महल की कौन सी कलाकृति दर्शनीय है? भित्ति चित्र। यंत्रशाला महल बादल महल अनिरुद्ध महल की कौन सी कलाकृति दर्शनीय है? भित्ति चित्र। बूंदी का दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग। बूंदी दुर्ग का दूसरा नाम तारागढ़ दुर्ग है और तारागढ़ अजमेर में भी है, ध्यान रखना। बूंदी के किले में कौन कौन से महल दर्शनीय है? छत्रसाल महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीवन रखा महल, दीवाने आम सिले खाना, नौबत खाना, दूधा महल। देखिएगा तो कौन कौन से महल हैं, देख लीजिएगा आराम से। छत्रसाल महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीवन रखा महल, दीवाने आजम सिले खाना, नौबत खाना, दूधा महल। और इन महलों में अत्यंत बारीक एवं सुंदर भित्ति चित्र हैं। अब उमेद सिंह के समय निर्मित चित्रशाला जिसका नाम रंगविलास भी कहा जाता है, जिसका नाम रंगविलास भी कहा जाता है। बूंदी के किले में गर्भ गुंजन तोप किस बुर्ज पर रखी हुई थी? भीम बुर्ज पर रखी हुई थी। गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। जब यह तोप चलती थी तब इसकी भयावह गर्जना से उदर में, पेट में झंकार हो जाती थी, इसीलिए इसका नाम गर्भ गुंजन रखा गया। 16वीं शताब्दी में तोप कई मर्तबा गूंजी थी। चलिए, बूंदी के किले के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से थे? हाथीपोल, गणेश पोल और हजारी पोल। ये 3 पोल थे दरवाजे, हाथीपोल, गणेश पोल और हजारी पोल। बूंदी का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? नाग पहाड़ी पर बना हुआ बूंदी का किला। चलिए, बूंदी का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बूंदी का किला कितनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है? कितनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है? बूंदी का किला 1426 फीट ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम नाग पहाड़ी पर स्थित है। बूंदी के किले का नाम क्या है? बूंदी के किले का नाम तारागढ़ दुर्ग क्यों पड़ा? मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का दोबारा निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा।
पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इस किले का दोबारा निर्माण करवाया था। बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रासादों में सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था? कर्नल टाड ने बताया था। तो जो राजप्रसाद राजा के भवन है वो सभी से श्रेष्ठ बताए थे कर्नल टाड ने। बूंदी दुर्ग की प्राचीर का निर्माण किसने करवाया था? राव बुद्ध सिंह ने ही 1700 ईस्वी में करवाया था, राव बुद्ध सिंह ने। मिट्टी बनाए गए तारागढ़ दुर्ग की रक्षा के लिए किसने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी? बूंदी के हाड़ा सरदार कुंभा ने मिट्टी के दुर्ग की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो बूंदी के हाड़ा सरदार कुंभा ने मिट्टी के दुर्ग की रक्षा के लिए क्या कर दी थी? अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तारागढ़ दुर्ग की कौन सी विशेषता आधुनिक जल प्रबंधन की अभियांत्रिकी को दर्शाती है, इंजीनियरिंग को दर्शाती है? तो कौन सी व्यवस्था है वो आधुनिक युग की इंजीनियरिंग पद्धति को दर्शाती है? ये तालाबों का निर्माण। तो उसमें जो तालाब बने हुए हैं उसका निर्माण है वो आधुनिक इंजीनियरिंग को दर्शाती है। चलिए, नियमित छावनी में किले शेष प्रश्न आगे पढ़ेंगे कल। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद।